हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। आज हम रिसर्च एप्टीट्यूड का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब है परिकल्पना। ये क्या होता है, कैसे इसको यूज किया जाता है, इसके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ फिर सेशन को शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स पेपर वन की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए एक कंप्लीट कोर्स हम लेकर आए हैं जिसमें आपको एग्जाम के लेवल के हिसाब से और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करके पढ़ाया जाता है। डेली 3 लाइव लेक्चर्स के साथ पेपर से पहले आपका पूरा सिलेबस तो कवर होगा ही, साथ ही पीवाईक्यूज और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के साथ आपकी रिवीजन भी करवाई जाएगी। एक सबसे खास बात यह है कि इस कोर्स में हम आपको एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करेंगे जिसमें हर क्लास के बाद उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, जिससे आपकी तैयारी और आसान हो जाती है। साथ ही आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप अपने टीचर्स के साथ यहाँ पर डिस्कस कर सकते हो। अपडेटेड मॉक टेस्ट है जिसमें से एज इट इज क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। एंड इसके लिए न्यू बैच जो स्टार्ट हो रहा है, लिमिटेड पीरियड के लिए ऑफर लेकर आई हूँ, जिसको ज्वाइन करने के लिए इन नंबर्स पर आप व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर लीजिए। साथ ही स्टूडेंट्स कुछ फ्री वीडियोस अवेलेबल है ग्लोबल ऑनलाइन ऐप में, इसको डाउनलोड कीजिए। स्टोर सेक्शन पर जाकर सर्च बार में लिखना है कोर्स का नाम, दैट इज आसाम स्लेट। जैसे ही आप कंटेंट पर जाओगे आप देखोगे कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है, लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट के साथ साथ यूनिट वाइज प्रैक्टिस सेट भी आपको मिलते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। सबसे पहले हम देखते हैं कि रिसर्च हाइपोथेसिस एग्जैक्टली होता क्या है। तो हाइपोथेसिस परिकल्पना करना, अब देखो इसको बोला जाता है अजम्पशन, यानी कि धारणा किसी चीज की अगर हम लेकर चलते हैं। एग्जाम्पल के साथ चीज़ों को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बताती हूँ कि मेरे पास कोई प्रॉब्लम है, मैं किसी बड़ी प्रॉब्लम में फँस चुकी हूँ, मैंने अपनी ही किसी ए नाम की फ्रेंड को वो प्रॉब्लम के बारे में बताया। उन्होंने मुझे बताया कि इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने का ये रास्ता हो सकता है और आप सॉल्यूशन तक पहुँच जाओगे। यही प्रॉब्लम मैंने अपनी फ्रेंड बी के साथ भी डिस्कस की। उन्होंने मेरे को कोई और रास्ता बताया इसके सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए। तो ये क्या था? ये एक परिकल्पना थी, ये एक हाइपोथेसिस था। इन दोनों ने एक आइडिया लगाया, एक गेस किया कि अगर आप ये रास्ता ट्राई करोगे या फिर ये ट्रिक ट्राई करोगे तो इस प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हो। तो वैसे ही रिसर्च के दौरान हम लोगों को परिकल्पना करनी बहुत जरूरी होती है। अब ये टॉपिक आप लोगों को सिलेबस में कहीं पर भी मेंशन नहीं मिलेगा, लेकिन परिकल्पना जो है रिसर्च के स्टेप्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट आता है टॉपिक, ठीक है। हाइपोथेसिस इज एन assumption that is made based on some evidences. जो भी हमारे पास पहले के सबूत हैं उनके आधार पर ही हाइपोथेसिस किया जाता है। दिस इज द इनिशियल पॉइंट of any investigation that translates the research question into predictions. अब देखो आपके सामने रिसर्च से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप लोगों को ढूंढना है तो आप लोग कहीं से तो शुरुआत करोगे। तो उसमें शुरुआत करने का पहला स्टेप, अब रिसर्च की प्रॉब्लम का, अब आप लोगों को अपनी रिसर्च शुरू करनी है तो उसके लिए कहीं से तो शुरू होना है। तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे अच्छा ये प्रॉब्लम है, चलो सबसे पहले हम ये वाला स्टेप फॉलो करते हैं, यहाँ पर जाकर इनसे आइडिया लेते हैं। तो ये आपने क्या किया? परिकल्पना किया। प्रिडिक्ट करने आप यहाँ पर लगे, भविष्यवाणी कहीं ना कहीं छोटे मोटे लेवल पर आप करने लगे। It include components like variables, population, relation between these variables, and research hypothesis is that is used to test the relationship between two or more variables. Variable यहाँ पर कुछ भी हो सकते हैं, कोई पर्सन भी एक वेरिएबल हो सकता है, कोई प्लेस भी एक वेरिएबल हो सकता है, आपका कोई डेटा भी वेरिएबल हो सकता है। तो हाइपोथेसिस एक, दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करने में भी आपको मदद करता है। ये हमने हाइपोथेसिस देख लिया। इसके बाद हाइपोथेसिस को टेस्ट क्यों किया जाता है, इसका परीक्षण, इसकी जांच क्यों की जाती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। A good hypothesis does not conflict with any law of nature which is known to be true. A good hypothesis permits the application of deductive reasoning. इन स्टेटमेंट्स को एज इट इज रख लीजिए, ठीक है। एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि अच्छी परिकल्पना जो है वो निगमनात्मक तर्क के अनुप्रयोग की अनुमति देती है या नहीं देती है। तो आपका आंसर होना चाहिए ट्रू, वो बिल्कुल देती है, ठीक है। इसके अलावा अच्छे हाइपोथेसिस की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? तो हाइपोथेसिस जो भी परिकल्पना आप कर रहे हो वो क्लियर होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए और रिलायबल होना चाहिए, यानी कि स्पष्ट, सटीक और विश्वसनीय होना चाहिए। अब मान लीजिए कि मेरी किसी फ्रेंड ने मुझे सॉल्यूशन तक पहुंचने का कोई आइडिया दिया, उस आइडिया में वो खुद भी श्योर नहीं थी या उनकी बातों से मुझे लग गया कि उनको खुद डाउट है।
और दूसरी फ्रेंड थी कि वो 100% श्योर थी उस सॉल्यूशन को लेकर के, तो क्या होगा? तो वैसे ही रिसर्च के दौरान आप क्या कदम उठाने वाले हो, कहाँ जाने वाले हो, वो हाइपोथेसिस आपको मदद करता है। तो वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, आपका गोल सेट होना चाहिए कि अगर मैं ये स्टेप लेता हूँ रिसर्च में, तो ये सॉल्यूशन होगा। अगर इस सॉल्यूशन के पहुँचने के बीच में मैं किसी प्रॉब्लम में भी फँस गया, तो उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने का भी मेरे पास कोई रास्ता होना चाहिए। ये सब चीज़ें क्लियर होनी चाहिए हाइपोथेसिस के दौरान। If the hypothesis is relational hypothesis, then it should be stating the relationship between the variables. ठीक है, इसका नाम ही बताता है रिलेशनशिप। अगर वेरिएबल्स के बीच में, चरों के बीच में अगर संबंध बताता है, इसका मतलब ये क्या है? संबंध परक परिकल्पना है। The hypothesis must be specific and should have scope for conducting more tests. Hypothesis हमेशा आप लोगों का क्या होना चाहिए? विशिष्ट होना चाहिए और अधिक परीक्षण करने की गुंजाइश भी इसमें होनी चाहिए। The way of explanation of hypothesis must be very simple. कैसे आप hypothesis कर रहे हो? अगर मल्टीपल हाइपोथेसिस आपके पास है, 4-5 हाइपोथेसिस हैं, उसमें से किसी 1 या 2 को सेलेक्ट करना है, तो कैसे सेलेक्ट कर रहे हो? तो ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए एंड अंडरस्टूड होना चाहिए। आपको खुद भी उसके बारे में पूरी समझ होनी चाहिए, हर एक फेज़ की समझ होनी चाहिए और अगर आप वो चीज़ किसी को समझाते हो, तो वो ईज़िली समझ जाएँ, ऐसा आपका हाइपोथेसिस होगा, तो वो एक अच्छे हाइपोथेसिस के लक्षण माने जाते हैं। ये देखो एक क्वेश्चन है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइपोथेसिस पे। हाइपोथेसिस शुड बी कैपेबल ऑफ बीइंग टेस्टेड। परिकल्पना का परीक्षण करने में सक्षम होना चाहिए, ठीक है? सो जहां पर भी हाइपोथेसिस का ऐसा हमें लगता है कि टेस्ट उसको अच्छे से किया जा सकता है, तो वो एक गुड हाइपोथेसिस होता है। दूसरा है अ गुड हाइपोथेसिस कैन डिफाई लॉ ऑफ नेचर। ठीक है, कानूनों को चुनौती दे सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमने यहाँ पर ये स्टेटमेंट अभी पढ़ी कि ये क्या करता है? नॉट कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ ऑफ नेचर। एंड इसमें बोला है कैन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ ऑफ नेचर, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। तीसरा है हाइपोथेसिस शुड बी क्लियर एंड प्रीसाइज, ये हमने अभी पढ़ा। अ गुड हाइपोथेसिस परमिट्स ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग। देखो, अच्छा हाइपोथेसिस हमेशा डिडक्टिव रीजनिंग से जुड़ा हुआ होगा। जहां पर भी आपको अच्छी परिकल्पना और निगमनात्मक तर्क दोनों चीजें एक साथ में दिखेंगी, तो डायरेक्टली आप उस करेक्ट आंसर पे जा सकते हो। हाइपोथेसिस शुड बी अनलिमिटेड इन स्कोप। अनलिमिटेड नहीं होना चाहिए, एक सीमा होनी चाहिए उस चीज की। सो करेक्ट आंसर है ए, सी एंड डी ओनली। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को क्लियर हो चुका है कि कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस। परिकल्पना के प्रकार 6 होते हैं। सिंपल, कॉम्प्लेक्स, डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल, नल, एसोसिएटिव और कैजुअल हाइपोथेसिस। इसमें सबसे ज्यादा नल हाइपोथेसिस और आप लोगों का ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस पूछा जाता है, ठीक है? सो सबसे पहले हम देखते हैं नल हाइपोथेसिस क्या होता है। नल हाइपोथेसिस को H0 लिखते हैं और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को HA या फिर H1 लिखते हैं। तो ये एक कोड है, ठीक है? नल हाइपोथेसिस क्या होता है? नल का मतलब होता है खाली। सिंपल सी लैंग्वेज में नल को याद रखोगे, खाली, ठीक है? अशक्त परिकल्पना इसको हिंदी में बोला जाता है। So null hypothesis states that there is no significant relationship between two variables. ये बोलता है दो वेरिएबल्स के बीच में कभी भी रिलेशनशिप नहीं होता है। इसमें ये हमेशा नल हाइपोथेसिस, नल मतलब मैंने बताया खाली, नल को आप नो से याद रख सकते हो। नो मतलब ए और बी कभी बराबर नहीं हो सकते, ये इसमें बोला जाता है, ठीक है? इसमें ये बोला जाता है कि एक बॉक्स कभी भी दूसरे बॉक्स के बराबर नहीं हो सकता। तो कभी भी 2 चीज़ों के बीच में अगर नहीं की बात आती है कि इनके बीच में कभी भी रिलेशन नहीं हो सकता, दैट इज़ द नल हाइपोथेसिस। इट शुड बी रिजेक्टेड ड्यूरिंग हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो इसको हम रिजेक्ट कर सकते हैं जब हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जा रहा होता है। देयर विल बी नो चेंज इन द डिपेंडेंट वेरिएबल ड्यू टू मैनिपुलेशन इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब देखो, इसमें पहले ही स्टेटमेंट में कहा गया है कि 2 चीज़ों के बीच में कभी भी रिलेशनशिप नहीं होता, वो कभी बराबर नहीं होते। अब वो रिलेशन ही नहीं है, वो बराबर ही नहीं है, तो एक में अगर हम चेंजेस कर भी देते हैं, तो उसका असर किसी दूसरे में नहीं पड़ता। ए में अगर मैं चेंजेस करके ए प्लस ए भी कर देती हूँ, तो बी को इसका फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि नल हाइपोथेसिस बोलता है कि ये दोनों में आप जितनी मर्ज़ी वैल्यू ऐड कर दो, ये कभी बराबर हो ही नहीं सकते। तो यही इस वाले पॉइंट में मैंने अभी बताया आपको।
स्वतंत्र चर में हेरफेर के कारण आश्रित चर में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। सो स्टूडेंट्स, अगर ये सेशन आपको पसंद आ रहा है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए ताकि मैं भी मोटिवेटेड रहूँ और लगातार आप लोगों के लिए इस तरीके के सेशंस लेकर आती रहूँ। जैसे आप लोगों की रिक्वेस्ट पे आज मैंने रिसर्च का हाइपोथेसिस टॉपिक कवर किया है। इसके अलावा टोटल 10 यूनिट्स में से कोई भी टॉपिक अगर ऐसा है जिसमें आपको कन्फ्यूजन है, आप उसको ट्रिक्स के साथ ईज़ी लैंग्वेज में समझना चाहते हो, तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए। मैं जल्दी से जल्दी आपकी रिक्वेस्ट को पूरा कर दूँगी। So it states results are due to chance and are not significant in terms of supporting the idea being investigated. ये null hypothesis ये बताता है कि परिणाम जो है वो संयोग के कारण है और जांच किए जा रहे विचार का समर्थन के संदर्भ में महत्वपूर्ण ये बिल्कुल भी नहीं होता। दूसरा आता है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिसर्च हाइपोथेसिस। तो देखो, अब इस टॉपिक का नाम भी है रिसर्च हाइपोथेसिस। ठीक है, तो आपने ये नहीं समझना कि सिर्फ हाइपोथेसिस की बात हो रही है। रिसर्च हाइपोथेसिस मतलब ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। इट स्टेट्स दैट देयर इज सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। ये हमें बताता है कि दो जो चर होते हैं उनके बीच में रिलेशन होता है। ए इज इक्वल टू बी होगा। एक बॉक्स हमेशा दूसरे बॉक्स के बराबर होगा। अगर इसमें हम क्या करते हैं, एक चीज में बदलाव लेकर आते हैं तो उसका असर दूसरे में जरूर पड़ेगा। वो कैसे? अभी मैं बोल रही हूँ दो बराबर है दो, ठीक है? तो वैकल्पिक परिकल्पना कहता है कि 2 हमेशा 2 के बराबर है। अगर मैं 1 में बदलाव कर देती हूँ, 1 को मैंने 2 प्लस 1 इज़ इक्वल्स टू 2, तो उसका असर दूसरे पे तो पड़ेगा ही, है ना? और नल हाइपोथेसिस यही बोलता है कि 2 कभी भी 2 के बराबर नहीं होगा। इस तरीके से चीज़ें होती हैं। It states that the results are not due to by chance एंड दे आर सिग्निफिकेंट। इसमें बोला चाहता है कि जो रिजल्ट आते हैं वो बाय चांस ही आ जाते हैं, लेकिन वैकल्पिक बोलता है कि परिणाम संयोग के कारण नहीं होते, उसकी पूरी जांच एक प्रॉपर सीक्वेंस के साथ की जाती है। ठीक है, सो अब देखो यहाँ पर हाइपोथेसिस के 4 प्रकार हैं: डिस्क्रिप्टिव, नल, एक्सप्लेनेटरी और ऑल्टरनेटिव। ठीक है, सो इसमें देखो डिस्क्रिप्टिव वर्णनात्मक में मैंने आप लोगों को बताया विषय का वर्णन या परिभाषित करना। एम टू डिस्क्राइब और डिफाइन द टॉपिक, वो होता है डिस्क्राइब करना, वो तो पता ही है। डिस्क्राइब करना डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस ही होगा। नल हाइपोथेसिस प्रिडिक्ट नो इफेक्ट और नो रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, ये हमने अभी पढ़ा। एक्सप्लेनेटरी एक्सप्लेन कर रहा है चीजों को, एम्स टू एक्सप्लेन व्हाई पर्टिकुलर फिनोमिना वर्क इन द वे दैट दे डू। एक्सप्लेनेटरी परिकल्पना जो होती है ये क्या करती है कि ये बताती है कि पर्टिकुलर फिनोमिना हुआ है, ये क्यों हुआ है, कैसे हो गया, इसके पीछे कारण क्या था। ऑल्टरनेटिव यानी कि विकल्प क्या बोलता है, इट प्रोवाइड अ चांस ऑफ डिस्कवरिंग न्यू थ्योरीज। ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन, जैसे किसी प्रॉब्लम में फंस गए, उससे बाहर नहीं निकल पाए, तो उसका एक अल्टरनेटिव सॉल्यूशन भी होना चाहिए। वही ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बोलता है कि ये हमें नई थ्योरी को डिस्कवर करने का एक मौका भी देता है। Hypothesis testing is main concept of which type of research? So hypothesis testing सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में ही होती है। ठीक है, इसके बाद आते हैं कुछ टेस्ट के बारे में। हाइपोथेसिस की जांच करना बहुत जरूरी है। अगर आप लोग कोई आपको देखो, कोई भी अगर आपको एक आइडिया देता है, आप डायरेक्टली उस आइडिया पे काम करना शुरू तो नहीं कर देते हो। आप क्या करते हो, उस आइडिया को पहले सोचते हो, समझते हो, यानी कि उसको टेस्ट करते हो। तो वैसे ही रिसर्च में हाइपोथेसिस के मल्टीपल जो है हम लोगों को टेस्ट करने होते हैं। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। इफ अ रिसर्चर हैज टू टेस्ट अ हाइपोथेसिस वेदर द डिफरेंस बिटवीन द मीन्स ऑफ टू ग्रुप्स इज सिग्निफिकेंट, ही और शी विल यूज व्हाट। एक रिसर्चर को चेक करना है कि दो ग्रुप्स में रिलेशनशिप है या नहीं, तो वो क्या टेस्ट करेंगे, वो स्टूडेंट्स का टी टेस्ट करेंगे। सो टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। टी टेस्ट होता है, एक हमारे पास जी टेस्ट होता है, ठीक है, ची स्क्वायर टेस्ट होता है। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। सो स्टूडेंट्स, टी टेस्ट की ये एज इट इज डेफिनेशन है। अब आते हैं एरर। तो हाइपोथेसिस में 2 प्रकार के एरर होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2 एरर। ठीक है, सो टाइप 1 एरर चलो उसको बाद में देखते हैं। ठीक है, सो हाइपोथेसिस टेस्टिंग यूज सैंपल डेटा टू मेक इन्फरेंस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ पॉपुलेशन स्टडी। सिंपल सी डेफिनेशन है। अब टाइप 1 एरर क्या होते हैं, व्हेन द नल हाइपोथेसिस इज ट्रू, जब नल हाइपोथेसिस H0
बिल्कुल ट्रू होगा, ठीक है? और वो सत्य था, लेकिन फिर भी हमने क्या कर दिया, उसको रिजेक्ट कर दिया, तो वो टाइप 1 एरर हो जाएगा। इसको आपने ऐसे याद रखना है। नल हाइपोथेसिस बिल्कुल ट्रू था, हमें उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था। सही था तो एक्सेप्ट हो जाता ना, लेकिन हमने क्या कर दिया, उसको गलती से रिजेक्ट कर दिया, तो हमारा टाइप 1 एरर आ जाता है। This probability to make a type 1 error is alpha, which is the level of significance you set for your hypothesis testing. तो ये होता है टाइप 1 एरर। देखो इसमें क्वेश्चन ही ऐसा आता है, व्हेन अ रिसर्चर रिजेक्ट द ट्रू नल हाइपोथेसिस। इसमें बोला है नल हाइपोथेसिस ट्रू था, लेकिन रिसर्चर ने उसको रिजेक्ट कर दिया इन हिज और हर स्टडी एंड एक्सेप्ट द ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अब दिखती सी बात है, अगर हम लोग नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है? एंड एक्सेप्ट द ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, व्हाट टाइप ऑफ एरर इज लाइकली, तो वो होगा टाइप 1। अब देखो इसमें बताया हुआ है डिसीजन बेस्ड ऑन द सैंपल्स। अगर नल हाइपोथेसिस H0 होता है नल हाइपोथेसिस, अगर नल हाइपोथेसिस सत्य है और हमने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो टाइप 1 एरर है। वहीं अगर नल हाइपोथेसिस सत्य है और हमने उसको फेल कर दिया, मतलब रिजेक्ट नहीं किया, एक्सेप्ट कर लिया। थोड़ा सा कंफ्यूजन देने के लिए यहाँ पर फेल टू रिजेक्ट लिखा है। फेल टू रिजेक्ट, रिजेक्ट नहीं किया, मतलब एक्सेप्ट कर लिया। तो नल हाइपोथेसिस को अगर हमने एक्सेप्ट कर लिया, इसका मतलब है कि करेक्ट डिसीजन हमारा है। सेम गोज फॉर दिस स्टेटमेंट कि अगर हम लोग नल हाइपोथेसिस को, नल हाइपोथेसिस अगर फॉल्स है और हमने उसको रिजेक्ट नहीं किया, फॉल्स है और हमने एक्सेप्ट कर लिया, तो टाइप 2 एरर होता है। जब वो ट्रू था और हमने एक्सेप्ट कर लिया, तो सही डिसीजन है, और ट्रू था हमने रिजेक्ट कर लिया, तो टाइप 1 एरर आ गया, ठीक है? वहीं अगर नल हाइपोथेसिस हमारा फॉल्स था, हमने उसको, वो फॉल्स था, वो गलत था, लेकिन हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो ये आ गया टाइप 2 एरर। और फॉल्स था यानी कि झूठा था और हमने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो हमारा डिसीजन बिल्कुल करेक्ट था। तो ये सिंपल से तरीके से मैंने आपको बता दिया। स्टूडेंट्स ने अलग से हमें ये चार्ट भेजा था कि इसमें उनको कंफ्यूजन है, तो आई होप अब आप लोग समझ चुके हो कि इस टेबल को कैसे देखना है, कैसे याद रखना है और कैसे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है? अभी भी कोई डाउट होगा कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। बस ये याद रखिए कि अगर हम टाइप 1, अगर हम लोग नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं, तो डेफिनेटली हम लोग अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे ही करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।